Hello friends, I'm Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Studies with Target. Day 6 Unit 4 Database Management System. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंकरेंसी कंट्रोल वाला टॉपिक एंड रिकवरी टेक्निक्स का टॉपिक कवर करवाया था, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी हमारे पास कंकरेंसी टेक्निक्स होती है, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, पेस्टिमिस्टिक टेक्निक कौन सी होती है, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेस्टिमिस्टिक टेक्निक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं जो हम यूज करते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। तो ये सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली ट्रांजैक्शंस क्या होती है और हमारी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, व्यू सीरियलाइजेबल क्या होता है, व्यू इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है आपकी? तो ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस और पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम। इन नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन इज डे टू डे एक्टिविटीज। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो भी हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, जो भी हम उसके अंदर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट्स कर रहे हैं, कोई भी इंसर्शन कर रहे हैं, तो वो सारा क्या कहलाता है आपका? दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम execution that access or possibly update various data item. During transaction executing, जब भी हम डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग, आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेनली हमारा डेटाबेस के अंदर हमारा जो है वो क्या क्रिएट होती है? दैट क्रिएट द इनकंसिस्टेंसी। आपका डेटा जो है वो हर जगह पर सेव नहीं रहता। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारा डेटा, जब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, उस केस में जाकर हमारा डेटाबेस क्या बनेगा? कंसिस्टेंट। मतलब जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक हमारी ट्रांजैक्शन रन हो रही है, हमारा जो वर्क है वो हमारा जो डेटाबेस के अंदर डेटा है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, मतलब वो परमानेंटली सेव नहीं है, तो वो परमानेंट नहीं है जब तक कि हम उसके ऊपर कमिट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमारा डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा और हम उसे यूज कर सकते हैं। तो दो इश्यूज आते हैं जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की। अगर हमारी ट्रांजैक्शन चल रही है और उस केस में हमारी ट्रांजैक्शन में फेलियर हो जाता है, तो उस केस में हमें ट्रांजैक्शन को किस तरीके से अपने रीस्टोर करना है सो दैट जो इनकंसिस्टेंसी हुई है उसको हम ओवरकम कर सकें। या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ अगर एग्जीक्यूट हो रही है और आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते समय एक ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरे ट्रांजैक्शन के बीच में या डेटा को, सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या क्रिएट करेंगे? इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी। एनटीए नेट में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एसिड की फुल फॉर्म होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी ये कहा जाता है कि या तो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होनी चाहिए या उसमें से कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। आइदर ऑल द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नन। या तो सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर उसमें से कोई भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है आपका? कि आपका डेटा जो है वो हर जगह पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रांजैक्शन चलाई, वो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म किया और सेम चेंजेस जो है वो दूसरे के अंदर कुछ और है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन ये कहा जाता है कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है कंकरेंटली, तो हर ट्रांजैक्शन को क्या होना चाहिए? अनअवेयर होना चाहिए कि अदर ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, और इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो हिडन होना चाहिए। कहीं ना कहीं सेपरेशन होना चाहिए आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के बीच में। एंड ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली, तो वो डेटा जाकर डेटाबेस के अंदर क्या होना चाहिए? सेव हो जाना चाहिए परमानेंटली, सो दैट कि आपका अगर फेलियर हो भी जाता है तो भी आपका डेटा क्या रहे? सेव रहे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो दैट इज एसिड प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर क्वेश्चन एनटीए नेट में पूछा भी क्या है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की स्टेट।
ट्रांजैक्शन की कुछ स्टेट्स होती हैं, तो उसमें से पहली स्टेट होती है एक्टिव स्टेट। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट होती है। द ट्रांजेक्शन स्टे इन द स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग, जब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो वो किस स्टेट में, आपकी एक्टिव स्टेट में है। पार्शली कमिटेड आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, अगर हमारा फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है और उस केस में अभी वो सेव नहीं हुआ परमानेंटली डेटाबेस में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज पार्शली कमिटेड, क्योंकि कंप्लीट तो हो गई है बट कमिट नहीं हुई है। नेक्स्ट फेल्ड आफ्टर द रिकवरी ऑफ द नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी भी स्टेट के अंदर हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर फेलियर हो रहा है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपका हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो दैट इज़ योर फेल्ड स्टेट इन द ट्रांजैक्शन। अबॉर्ट स्टेट क्या होती है, अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं या डेटाबेस रीस्टोर कर रहे हैं प्रायर स्टेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा। अबॉर्ट का मतलब उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा या अपनी ट्रांजैक्शन को बंद करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड योर अबॉर्ट ऑपरेशन। कमिट क्या होता है, जब हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो हमें उसे डेटाबेस में सेव करना होता है, दैट मीन्स कमिट आफ्टर द सक्सेसफुली कंप्लीशन। तो ये कुछ स्टेट्स होती हैं। तो हमारा जब भी हमारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी दैट इज इन द एक्टिव स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट से अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर फेलियर हो जाता है या टाइम ज़्यादा लग रहा है या कोई हायर प्रायोरिटी वाला हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन आगे रन हो गई, तो उसके इसमें इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव शेड्यूल से हम डायरेक्टली किस पे जा सकते हैं, उसको फेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और फाइनल जो हमारा ट्रांजैक्शन का स्टेप है वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो किस में जाएगा, पार्शली कमिटेड के अंदर। पार्शली कमिटेड से वो डायरेक्टली किस पे आ जाएगा, कमिटेड के ऊपर, ठीक है। कमिटेड मतलब पार्शली कमिटेड हो गया, दैट मीन्स उसने फाइनल एग्जीक्यूशन कर लिया है, अब सिर्फ डेटाबेस में सेव करना है सो दैट दे कैन कमिटेड, तो कमिटेड यहाँ पर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल पार्शली कमिटेड में के बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो क्या करेगा, फेल्ड कर देगा। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होती है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, फेलियर हो रहा है, तो उस केस में वो किस स्टेट पे आ जाएगा, दैट कम्स अंडर द अबॉर्ट स्टेट। तो दीज आर द ट्रांजैक्शन स्टेट जो हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है आपका, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, क्या हमारी ऑर्डर क्या है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसके एग्जीक्यूट होने का, तो वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। तो शेड्यूल दो टाइप से होते हैं आपके, सीरियल शेड्यूल एंड कंकरेंट शेड्यूल। तो यानी जैसे अगर हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन चल रही हैं तो उस ट्रांजेक्शन में किस तरीके से हम उसे रन करेंगे, कौन सी ट्रांजेक्शन कब रन हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड योर शेड्यूल। तो इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर T1 ट्रांजैक्शन चल रही है जो क्या कर रही है, $50 जो है वो A अकाउंट से क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है A से B में, और ट्रांजैक्शन T2 क्या कर रही है, आपकी जो 10% बैलेंस है A का वो ट्रांसफर कर रही है किसके अंदर, B के अंदर। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन चल रही है आपकी और दोनों ही ट्रांजैक्शन सीरियल वे में चल रही है, यानी पहले T1 चलेगी, जब T1 एंड होगी देन उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन रन होगी आपकी, दैट इज T2 रन होगी। तो यहाँ पर रीड किया, A के अंदर 50 माइनस किया, राइट कर दिया, ठीक है, फिर B को रीड किया, B में 50 ऐड कर दिया और B को, तो ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई। तो दैट इज योर सीरियल शेड्यूल, ये हमारा क्या है, सीरियल शेड्यूल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सीरियल शेड्यूल। तो नॉर्मल है जिसमें हर ट्रांजैक्शन अलग अलग एग्जीक्यूट हो रही है, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। बट अगर हम बात करें सीरियलाइजेबिलिटी की, तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका, ऐसा शेड्यूल, ऐसे शेड्यूल्स जो है तो कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे सेम डेटा को सेम टाइम पे जो है वो एक्सेस कर रही है और एक टाइम पे रन हो रही है। ऐसी जो हमारी कंकरेंट जो हमारी ट्रांजैक्शंस है, कंकरेंट शेड्यूल हैं, वो अगर सीरियलाइजेबल तब कहलाएगा जब वो सेम किसकी तरह वर्क करे, एज अ सीरियल शेड्यूल की तरह। मतलब उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, अगर सीरियल वे में वर्क कर रही हैं, यानी उनकी जो उनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रन हो रही हैं वो इस तरीके से रन हो रही है कि वो एक सीरियल वे में रन हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर सीरियलाइजेबल। तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं शेड्यूल के, इक्विवेलेंट गिव राइज टू द, जैसे हमारे पास इसमें दो होते हैं, एक होता है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, एक होता है व्यू सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि है तो वो कंकरेंट, कंकरेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है आपका, कि आपकी दो या दो से ज़्यादा जो है वो एक टाइम पे ही क्या हो रही हैं, ट्रांजैक्शन चल रही हैं,
ठीक है, ये ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे चल रही है, सेम डेटा आइटम को यूज कर रही है, बट ये इस तरीके से अरेंज हो रखी हैं कि ये वर्क सेम कैसे कर रही है जैसे हमने किसके अंदर करा था, सीरियल शेड्यूल के अंदर। तो सीरियल शेड्यूल में क्या था कि पहली एक ट्रांजैक्शन चलेगी, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी चलेगी, फिर कंप्लीट हो जाएगी तो तीसरी चलेगी। तो यानी अगर हमारी ये जो कंकरेंट ट्रांजैक्शन है सेम इसकी तरह वर्क करेगा तो दैट इज कॉल्ड योर सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल में दो टाइप की सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे हम, दैट इज कन्फ्लिक्ट एंड व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो इंस्ट्रक्शन कोई भी दे रखी है LI और LJ, ये दो इंस्ट्रक्शन है, एक रीड हो सकती है, राइट हो सकती है, रीड राइट हो सकती है, कोई भी दो दो इंस्ट्रक्शंस है किसकी, ट्रांजैक्शन TI और TJ की। TI TJ क्या है हमारा, दैट इज योर इंस्ट्रक्शंस, दैट इज योर ट्रांजैक्शंस। क्लियर है, ये ट्रांजैक्शन है और ये क्या है हमारी इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कन्फ्लिक्ट इफ एंड ओनली इफ देर इज एग्जिस्ट सम आइटम क्यू, ये तभी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा जब कोई भी एक डेटा आइटम क्यू है जिसको दोनों यूज करना चाहते हैं, मतलब ये वाली इंस्ट्रक्शन भी यूज करना चाहती है, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी यूज करना चाहती है। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी वाली ट्रांजैक्शन की है, TI की, जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो कौन से वाले की है, TJ की। तो दोनों ही अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं एट द सेम टाइम पे तो हमारा क्या क्रिएट होता है, कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की हमारे पास तीन मेन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर दोनों ट्रांजैक्शन इस क्यू को सिर्फ और सिर्फ, दोनों जो ट्रांजैक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट डज नॉट कंटेन एनी कंफ्लिक्ट, क्योंकि रीड ऑपरेशन में कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं होता। कंफ्लिक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। अगर एक भी राइट ऑपरेशन होगा तो दैट मीन्स वहां पर क्या क्रिएट हो सकता है, आपका कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो जैसे हमारी TI जो ट्रांजैक्शन है उसकी इंस्ट्रक्शन LI जो है वो पहली क्या है, रीड की, दूसरी क्या है TJ वाली, TJ जो इंस्ट्रक्शन है उसका LI इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, राइट। तो इस केस में सेम आइटम को क्योंकि क्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या क्रिएट कर सकते हैं, दैट क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट। सिमिलरली अगर राइट एंड रीड ऑपरेशन है तो भी क्या क्रिएट होगा, दैट क्रिएट द कन्फ्लिक्ट। अगर राइट एंड राइट ऑपरेशन है दे आल्सो क्रिएट द कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कब क्रिएट होंगे, जब हमारे पास एक रीड एक राइट है, या पहले राइट फिर रीड है, या फिर राइट एंड राइट ऑपरेशन है, तो उस केस में क्या क्रिएट होगा, दैट क्रिएट द कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर यही चीज बता रखी है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन IJ एंड LI और IJ फोर्स अ टेम्पोरल ऑर्डर बिटवीन देम, और कहीं ना कहीं ये क्या क्रिएट करेगा, बेसिकली दैट क्रिएट द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कब नहीं होगा आपका, कन्फ्लिक्ट तब नहीं होगा जब हमारा बेसिकली जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें रीड ऑपरेशन होंगे, राइट ऑपरेशन नहीं होंगे। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को और डिटेल में जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी एक शेड्यूल है S। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कन्फ्लिक्ट की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कोई भी रीड हो तो जिसमें भी राइट ऑपरेशन हो एक भी तो वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अब अगर कोई शेड्यूल हमें दे रखा है, ठीक है, वो शेड्यूल S' में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, आपने उसके अंदर कुछ जो नॉन कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन थी उसको आपने क्या करा, बेसिकली स्वैप किया। स्वैप मतलब चेंज किया। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स थी, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, इसमें से जो 1 एंड 2 ये फर्स्ट एंड सेकंड है, ये नॉन कन्फ्लिक्ट है। नॉन कन्फ्लिक्ट का मतलब जिसके कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। अब आपने इसको कुछ तरीके से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद आपने एक नया शेड्यूल बना दिया, दैट इज SZ, S आइफन कुछ भी कह सकते हो, ये S था, ये S1 था। ठीक है, अगर हमारा ये सेम वर्क करता है किसकी तरह है, बेसिकली ये जो दोनों हैं, ये जो हम चेंज कर रहे हैं और शेड्यूल कर रहे हैं और नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, दैट इज कॉल्ड योर conflict equivalent. We can say that a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to the serial schedule. अगर हमारा कोई भी शेड्यूल जो conflict equivalent होगा, conflict equivalent कब होगा, जब हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल लेंगे, उसमें स्वैपिंग करेंगे नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को और हम क्या बना देंगे, एक दूसरा शेड्यूल बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। और जो भी जिसके अंदर भी कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बन रहा है वो शेड्यूल क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड अ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट जिसके अंदर होगा और
जो हमारा क्या होगा कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है वही हमारा क्या बनेगा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं T3 एंड T4। ये ट्रांजेक्शन T3 क्या कर रही है रीड कर रही है Q को, ट्रांजेक्शन 4 क्या कर रही है राइट कर रही है Q को। अब ट्रांजेक्शन Q क्या कर रहा है आपका जो T3 था वो राइट करेगा Q के ऊपर। अब वी आर अनएबल टू स्वैप इंस्ट्रक्शन, हम इसके अंदर हम स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम स्वैप, यहाँ पर सारी कन्फ्लिक्ट वाली ही सिचुएशन है। कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन कैसी है, मैंने आपको बताया था ये ट्रांजेक्शन है ये रीड कर रही है, लेकिन यहाँ जाकर ये इसे क्या कर रही है राइट कर रही है। तो रीड एंड राइट होगा तो दैट मीन्स क्या होगा आपका कन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट एंड राइट है तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो रहा है आपका कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स उस केस में आपका ये क्या है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट फाइंड नहीं कर सकते, आप इसको स्वैप नहीं कर सकते हो, आप स्वैप करके दूसरा शेड्यूल नहीं क्रिएट कर सकते। तो वी आर अनएबल टू स्वैप इंस्ट्रक्शन इन द अबव शेड्यूल टू ऑब्टेन आइदर सीरियल शेड्यूल और द सीरियल शेड्यूल। अगर हमें सीरियल शेड्यूल नहीं मिल रहा है ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने जैसे एग्जांपल दे रखा है। अब इस ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हम इसको स्वैप कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है हम इसे स्वैप कर सकते हैं। कैसे स्वैप कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर इसमें ले जाती हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पर ले हटाकर यहाँ ले जाती हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दो हैं रीड एंड राइट, ये यहाँ आ गया, ये रीड एंड राइट यहाँ आ गया। तो दैट मीन्स ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो दो ट्रांजेक्शन है इसमें जो शेड्यूल्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे आपके कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, क्योंकि हम इसको क्या कर पा रहे हैं स्वैप कर पा रहे हैं। स्वैप करने के बाद हमारा नया शेड्यूल क्रिएट हो रहा है जो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है दैट मीन्स ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद टेस्टिंग कैसे होती है कि जो हमारी सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ता है ग्राफ बनाना पड़ता है। वो ग्राफ जिसको हम क्या कहते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ में हम क्या करते हैं दो ट्रांजेक्शन जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके बीच में एक एज ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर T1 और T2 ट्रांजेक्शन के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ 3 कंडीशन। कौन सी कंडीशन, पहली राइट, फिर रीड, या फिर रीड और राइट, या फिर क्या हो सकती है राइट एंड राइट। तो इनकी वजह से अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है T1 दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर T2 से T1 में हो रहा है तो वो आर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इस टाइप से हम ग्राफ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंट ग्राफ, और ये किसके लिए होता है दैट इज यूज्ड फॉर द सीरियलाइजेबिलिटी चेक के लिए। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है ट्रांजेक्शन T1 दे रखी है, ठीक है, रीड कर रहा है राइट कर रहा है, ये सारी दे रखी है। अगर हम इसमें कन्फ्लिक्ट फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम ट्रांजेक्शन पहली देखें तो यहाँ पे रीड एक्स है, ठीक है, रीड एक्स है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ट्रांजेक्शन T1 है, T2 है, ठीक है, ट्रांजेक्शन T3 है, T4 है, T5 है। तो ये हमारी सारी क्या थी ट्रांजेक्शन्स थी जिनके हमने नाम दे दिए। अब हमें एजेस ड्रॉ करनी है जिन जिन के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें रीड एक्स दे रखा है, तो अगर हमें रीड वाई अगर कहीं रीड एक्स अगर हमें कहीं दे रखा है और अगर हमें इसका ही रीड क्या दे दिया आपका फॉर एग्जाम्पल रीड एक्स है तो राइट एक्स कहीं पर दे दिया, तो दैट मीन्स वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर R2 में तो हमारा कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। फिर हम किस पे आते हैं T1 पे आते हैं। अब यहाँ पर रीड वाई है तो राइट वाई है, राइट वाई कहाँ दे रखा है आपका यहाँ डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स T1 से हम किस पे जा रहे हैं T2 पे, तो T1 से T2 पे, क्योंकि ये रीड है और यहाँ पर इसका क्या है राइट है, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद रीड Z दे रखा है, तो Z अगर हम देखते हैं तो Z हमारा रीड यहाँ है तो राइट यहाँ पर दे रखा है। तो T1 से हम कहाँ जा सकते हैं T3 पे भी जा रहे थे और T2 पे भी जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, रीड Y दे रखा है T2 में, ठीक है, तो इसका राइट Y दे रखा है, हाँ यहाँ दे रखा है, तो ये T4 में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे, ठीक है, राइट वाई दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर रीड V दे रखा है, 5 में रीड W दे रखा है, रीड W दे रखा है, रीड अब ये कहीं पर नहीं है तो
5 में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हमारा रीड दे रखा है, सिर्फ राइट किसी के साथ भी नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, राइट Z दे रखा है, तो राइट ही हमें Z दे रखा है और राइट Z यहाँ दे रखा है, दैट मीन्स T3 से कहाँ जा रहा है आपका, T4 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अब U वाला कहीं पर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इस तरीके से आपका ये बनकर आएगा। तो ये हमें क्या बनाते हैं, हम जो ये बता रहे हैं कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर, बेसिकली ये हमारा क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ है, जो हमें बता रहा है कि कन्फ्लिक्ट किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बनकर आएगा इस शेड्यूल का। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर हम अगर देखें तो ये हमें 4 शेड्यूल्स दे रखे थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा पहला शेड्यूल है, यहाँ पर रीड है, फिर रीड है, रीड है, ये मैंने आपको दे रखा है। तो अगर ये रीड है तो क्या यहाँ पर राइट है, नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आए, यहाँ पर रीड है x का, तो यहाँ पर राइट है, तो दैट मीन्स T2 से हमारी जो है वो एज कहाँ पर जाएगी, T1 पे, तो ये जा रही है, ठीक है। अब हमें देखना है कि T1 से भी जा रही है, तो इससे तो नहीं जा रही थी, नेक्स्ट वाला भी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो राइट और राइट वाला कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो राइट एंड राइट वाला कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये एज इस तरीके से भी बन जाएगी। सिमिलरली हमें इसके लिए फाइंड करना है, सिमिलरली हम इसके लिए फाइंड करते हैं, और सिमिलरली हम इसके लिए फाइंड करते हैं। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो जो हमारा S2 एंड S3 है वो क्या क्रिएट कर रहा है आपका, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बना रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बना रहा है कौन सा, S2 एंड S3, क्योंकि इनके अंदर हमारा क्या क्रिएट हो रही है, साइकिल क्रिएट हो रही है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपका वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होंगे, तो इसके अंदर हमारा S2 एंड S3 आर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। एक होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और एक होता है व्यू इक्विवेलेंट। तो हमें ध्यान रखना है व्यू इक्विवेलेंट कब होगा आपका, जब कोई भी शेड्यूल, जब दो शेड्यूल जो है वो व्यू इक्विवेलेंट तब होंगे जब इन 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनिशियल रीड, कि अगर हमारी 2 ट्रांजैक्शन है, 2 शेड्यूल्स हैं और दोनों ही शेड्यूल्स के अंदर जो हमारी ट्रांजैक्शन है अगर वो सेम डेटा आइटम को यूज कर रही है और दोनों के ऊपर ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब वो व्यूज जो है इक्विवेलेंट हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर हमारी राइट है और अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर ही पहली जो है वो हमारी क्या है, इनिशियली जो पहली ऑपरेशन है वो कौन सा आपका, that is your read property, तो that means that is your view equivalent। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रीड ऑपरेशन होने चाहिए। इफ अ ट्रांजेक्शन TI हैज रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ डेटा आइटम Q in S, देन सिमिलरली हमारा क्या होना चाहिए, जो दूसरी ट्रांजेक्शन है S2 शेड्यूल के अंदर भी सेम चीज ही होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वो व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है फाइनल राइट प्रॉब्लम। फाइनल राइट प्रॉब्लम, जैसे हमारा इनिशियली रीड था कि पहला रीड होना चाहिए, वैसे ही फाइनल राइट का मतलब क्या होता है कि सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन है वो कौन सा वाला होना चाहिए आपका, राइट होना चाहिए, अगर S1 के अंदर वो राइट है तो। यानी अगर S1 शेड्यूल के अंदर वो लास्ट ऑपरेशन T1 का या T2 का या T3 का क्या है, राइट है, तो सेम वही चीज किसके अंदर होनी चाहिए, जो हमारा शेड्यूल 2 है उसके अंदर भी सेम चीज होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं फाइनल राइट प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी थी आपकी, दैट इज फाइनल रीड कन्फ्लिक्ट प्रॉपर्टी। तो फाइनल जो हमारी होती है राइट रीड कन्फ्लिक्ट प्रॉपर्टी, तो इसमें ये कहा जाता है कि इन S1 इफ द ट्रांजेक्शन TI, कोई भी ट्रांजेक्शन है TI, जैसे यहाँ पर T2 ले लिया, T1 ले लिया, T3 ले लिया, जो किसी डेटा आइटम Q को यूज कर रही है, जैसे यहाँ पर डेटा आइटम किसको यूज कर रही है, वो A को यूज कर रही है, देन इन शेड्यूल S2 ऑल्सो S1 वो जो हमारे T1 है वो क्या करे, रीड करे सेम डेटा आइटम को विच इज प्रोड्यूस बाय TI। तो जैसे सेम ट्रांजेक्शन है, जैसे यहाँ पर अगर राइट हुआ है तो राइट के बाद क्या किया उसने, रीड किया है, तो यहाँ पर भी राइट के बाद अगर रीड ऑपरेशन हो रहा है और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स दैट इज योर व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो ये हमें ध्यान रखना है व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल के बारे में। अब व्यू इक्विवेलेंट तो है बट व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो कभी भी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ये चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा व्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर कोई भी शेड्यूल जो हमारा व्यू इक्विवेलेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि हम उसमें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि ऑल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो होते हैं वो हमारे व्यू शेड्यूल होते हैं, बट वाइस वर्सा
इज नॉट ट्रू। तो ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमें याद रखनी है कि कंप्लीट सीरियलाइजेबल शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल कौन सा होता है? ऐसा शेड्यूल जिसमें हमारी जो एक ट्रांजैक्शन है वो अभी कमिट नहीं हुई है और दूसरी ट्रांजैक्शन ने डेटा को रीड किया है और फेलियर हो गया है। तो अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकवर कर सकते हैं, किसी भी शेड्यूल को हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब शेड्यूल के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के को हम रिकवर कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर रिकवरेबल शेड्यूल। तो शेड्यूल एस इज कॉल्ड रिकवरेबल शेड्यूल इफ एंड एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो हमारी टी एंड टीजे ट्रांजैक्शन है, अगर टीजे ने कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है और जो टी है वो क्या कर रही है, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ही उसके अंदर फेलियर क्रिएट हो जाता है, तो आप उसको रोल बैक कर सको जिस तरीके से यहाँ दे रखा है। जैसे आपके पास यहाँ दे रखा है, इसने रीड किया फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने, फिर उसे राइट किया, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन ने तब तक उसे रीड कर लिया, राइट कर लिया, बट राइट करने से पहले अब यहाँ पर ये राइट करने के बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका अबॉर्ट हो गया है। तो अबॉर्ट होने का मतलब क्या है कि अभी ना तो यहाँ पर कमिट हुआ था ना ही यहाँ पर कमिट हुआ था। तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी कमिट नहीं हुआ, दैट मीन्स हम इस शेड्यूल को क्या कह सकते हैं कि ये रिकवरेबल है, हम इसे रिकवर कर सकते हैं। बट अगर हमारा ये वाला शेड्यूल, इसने रीड किया, इसने यहाँ पर राइट किया, यहाँ पर रीड कर दिया, यहाँ पर राइट कर दिया और यहाँ पर कमिट कर दिया, अब हमारा यहाँ पर कमिट होने की बजाय क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो, आप दोबारा से जो है इस वाली वैल्यू को नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, आपका कमिट हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड योर नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कैस्केटिंग रोल बैक प्रॉब्लम। कैस्केटिंग रोल बैक प्रॉब्लम कब आती है? ये वो फेनोमेना है जिसमें अगर हम एक ट्रांजैक्शन में फेलियर हो रहा है और उसको क्या कर रहे हो, रोल बैक कर रहे हो। रोल बैक का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से पुरानी स्टेट में लेकर आ रहे हो, तो उसकी वजह से और सारी ट्रांजैक्शन के अंदर भी क्या होगा, सेम चीज परफॉर्म होगी और वो भी क्या होगी, अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैस्केटिंग रोल बैक प्रॉब्लम। और कैस्केटिंग रोल बैक प्रॉब्लम, जिस जैसे यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन्स दे रखी है, ये शेड्यूल है पूरा ट्रांजेक्शन T1 T2 T3 T4 T5। अगर आप एक को करोगे रोल बैक, दूसरे को करना पड़ेगा तीसरा, इस तरीके से अगर आप करना पड़ रहा है आपको, तो दैट इज कैस्केटेड। तो जो हमारी रिकवरेबल शेड्यूल होता है जो हमने पढ़ा था, वो मेनली उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी प्रॉब्लम आती है, आपकी कैस्केटेड रोल बैक की प्रॉब्लम आती है। तो कैस्केटेड रोल बैक जबकि डेटाबेस के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम उसे रोल बैक करते हैं सो दैट सारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगी, आपकी रोल बैक हो जाएंगी। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि कैस्केटेड रोल बैक मस्ट नॉट अकर, कि हमारा ना अकर करे। तो उसका सॉल्यूशन हमने किससे निकाला, कैस्केड लेस शेड्यूल से। कैस्केड लेस शेड्यूल ये कहता है कि कोई भी शेड्यूल जो है इन विच ट्रांजेक्शन रीड वैल्यू ओनली आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शन whose change they are going to read commit are called cascadeless schedule। कि आपका सारी ट्रांजेक्शन जो है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन दो चल रही है, T1 एंड T2 ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल, और अगर T1 ट्रांजेक्शन ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब T2 को उस डेटा को रीड करना है, मतलब उस आइटम को, अकाउंट ए को रीड करना है जो ट्रांजेक्शन T1 यूज कर रहे थे, तो ये तब तक रीड नहीं कर सकता जब तक कि इसके ऊपर कमिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अगर एक बार कमिट हो गया तो दैट मीन्स आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है तो दैट मीन्स आप उसे कभी भी रोल बैक नहीं करोगे। रोल बैक हम तब करते हैं जब हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है और उस केस में हमारा क्या हो गया, फेलियर हो गया है या ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गई है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो उस केस में हमें उसे क्या करना पड़ता है, रोल बैक। और रोल बैक क्यों करना पड़ेगा दोनों ट्रांजेक्शन को, क्योंकि उसने ऐसा डेटा पिक किया है रीड करने के लिए जो सेव नहीं है। बट अगर कमिट हो जाता है दैट मीन्स दे आर सेव, एंड उस केस में हमें रोल बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें रोल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन है कैस्केडेड लेस शेड्यूल। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि रीड किया, राइट किया, अब इसने फिर रीड किया, तो ये आपकी कमिट हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कमिट रिकवरेबल भी है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, आपकी रिकवरेबल कैसे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस जगह पर कोई भी अबॉर्ट होता, कोई भी फेलियर होता और आपकी ट्रांजैक्शन रुक जाती टीजे, तो भी आप रिकवर कर सकते हो इस ट्रांजैक्शन को। तो इट इज़ अ रिकवरेबल एंड कैस्केडलेस शेड्यूलिंग।
ठीक है। ईच कैस्केडलेस शेड्यूलिंग इज रिकवरेबल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ये हमारा जो क्लेम है ना, इसको हमें ध्यान रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लेम्स वाली वैल्यूज हैं ये आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट्स ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टिक शेड्यूलिंग कौन सी होती है? जो आपकी शेड्यूलिंग क्या कहलाती है? आपकी स्टिक शेड्यूलिंग। इफ द डेटा मॉडिफाइड बाय वन ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू रीड एंड राइट बाय द अनदर ट्रांजेक्शन ओनली इफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन हैज कमिटेड। आप किसी भी दूसरी ट्रांजेक्शन को रीड एंड राइट का ऑपरेशन तभी देते हो जब आपका पहली ट्रांजेक्शन कमिट हो गई है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? दैट इज कॉल्ड योर स्टिक शेड्यूल, क्योंकि वो स्टिक है। स्टिक मतलब वो आपका फिक्स कर रखा है कि पहले कमिट करो और फिर आप उसको यूज कर, कोई और उसे यूज कर सकता है। तो ये क्या है? स्टिक शेड्यूल है। तो जैसे आपका ये फर्स्ट जो शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, ये वाला शेड्यूल, ये स्टिक शेड्यूल है, ठीक है। ये आपका क्या है? स्टिक शेड्यूल। नहीं डिफाइन हो रखा क्योंकि यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये दे रखा है, एक एग्जाम्पल है, ये नेट में इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका। हमें कोई शेड्यूल दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि ये कैस्केडलेस है, रिकवरेबल है या स्टिक है या नहीं है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस शेड्यूल के अंदर जो है हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन चल रही है, दैट इज T1, T2 एंड T3, ठीक है। पहली ऑपरेट जो हमारी T1, T2, T3 दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो ट्रांजेक्शंस है, हाँ, यहाँ पर R1 दे रखा है X, फिर R2 दे रखा है X, फिर R1 दे रखा है Z, R3 दे रखा है X, R3 दे रखा है Y, फिर W1 दे रखा है X और उसके बाद C1 दे रखा है, यानी ट्रांजेक्शन T1 क्या हो गई? कमिट हो गई। सिमिलरली हमारी ये, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि R1 था तो इस वाली T1 ट्रांजेक्शन के अंदर आया रीड ऑपरेशन, R2 था तो T2 के अंदर आया और उसने क्या करा? रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो राइट ऑपरेशन तभी परफॉर्म कर रही है जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कर रही है? आपकी कमिट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये रिकवरेबल भी है और क्या है? आपकी स्टिक भी है, साथ साथ कैस्केडेड लेस भी है, क्योंकि कमिट ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है देन उसके बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसी और स्टेटमेंट के अंदर। तो ये हमारी क्या है? दैट इज रिकवरेबल, कैस्केडेड लेस एंड स्टिक। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो अगर हम इसको फाइंड करें तो कमिट बिल्कुल लास्ट में हो रहा है, उससे पहले रीड राइट, तो ये नॉन रिकवरेबल शेड्यूल है आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कोई शेड्यूल जो है वो रिकवरेबल है, नॉन रिकवरेबल है, कैस्केडेड है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, सबसे पहले हमारा शेड्यूल जो है वो सीरियल शेड्यूल है, स्ट्रिक्टली शेड्यूल होता है, कैस्केडेड लेस्ट होता है, रिकवरेबल होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, रीयूज सीरियलाइजेबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन से वाला आपका रिकवरेबल है, कैस्केडेड है, नॉन स्टिक है। तो ये नॉन स्टिक शेड्यूल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिकवरेबल क्या है, कैस्केडेड। और इस पे इंटरनेट में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से दे दी जाएंगी, ठीक है, इस फॉर्म में, और आपसे बोला जाएगा कि आपको बताना है कि ये कैस्केडेड है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, व्यू इक्विवेलेंट है या व्यू सीरियलाइजेबल है। तो ये हमें ये सारी चीज़ें इस तरीके से दी जाती हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन इंटरनेट में बहुत बार पूछा गया है। और अगर आपको ये समझ आया है वीडियो या आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं इसको और डिटेल में लेकर आऊँगी। और साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक में इसके अलावा कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो आपको दोबारा से समझना है, सो दैट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए न्यू वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।